So according to last lecture, forces have been categorized into internal forces, external forces, unbalanced forces, balanced forces. First law of motion states that the object wants to remain at state of motion or state of rest until and unless any external force is applied on that body. जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी में अप्लाई नहीं हो जाता तब तक वो बॉडी एक मोशन को मेंटेन करके रखना चाहती है. गैलीलियो ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी किया इन ऑर्डर टू प्रूव इट. सो व्हाट ही डिड, ही टुक वेज, means a triangular, right angle triangular shaped object, and he released a ball from the top. So he observed that ball is going down. Now this ball wants to maintain the same height and same distance. This ball wants to maintain same height and same distance in order to move upward, and then it will again go down and go up, go down and go up. So the ball wants to maintain this state of motion for going down and then going upward for infinite time, for infinite time. मतलब ये बॉल जो है अगर इसको एक बार रिलीज कर दिया तो ये बॉल हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहती है कि ये नीचे जाए देन ऊपर आए, नीचे जाए देन ऊपर आए. आपने काफी बार ऐसे किया होगा. उसके बाद उन्होंने एक और एग्जांपल लिया कि उन्होंने कहा कि अब चलो एक काम करते हैं, पहले तो एक सेम एंगल से बॉल को रिलीज करते हैं. मान लीजिए ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये 45 डिग्री एंगल है. चलो ये मान लेते हैं कि ये सेम हाइट और सेम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है. क्या हम एंगल चेंज करें तब भी ऐसा होगा? उन्होंने बॉल को रिलीज किया, इसने सेम हाइट और सेम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहा, पहली बार में वहीं पहुंच गई जिस हाइट पे ये बॉल थी. इन्होंने कहा चलो एंगल को चेंज कर लेते हैं, क्या अभी भी ये सेम हाइट मेंटेन करना चाहती है, सेम डिस्टेंस? तो हाँ, अभी भी ये सेम ही हाइट मेंटेन करने के लिए आगे जा रही है. फिर इन्होंने एंगल को और भी छोटा कर दिया. अब कहा कि क्या अब ये बॉल सेम हाइट और सेम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है? तो इन्होंने नोटिस किया कि हाँ, ये बॉल अभी भी सेम हाइट और सेम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है. अब इन्होंने क्या किया कि इस बॉल को यहां से रिलीज तो किया, लेकिन ये सारे एंगल्स को हटा के सिर्फ प्लेन पे रिलीज कर दिया. तो इन्होंने देखा कि ये बॉल जो है ये इनफाइनाइट टाइम के लिए, मतलब अनिश्चित काल के लिए सीधा जा रही है इन ऑर्डर टू सीक दैट सेम हाइट. ये वही हाइट सीक करने जा रही है जो हाइट इसको यहाँ पे मिल जा रही थी. आपने भी नोटिस किया हो काफी बार, आप एक ऐसे स्लोप से रिलीज करो किसी को, ऊपर चढ़ जाएगा, फिर रिलीज करो ऊपर चढ़ जाएगा. और अगर आप स्लोप से किसी चीज को रिलीज कर दोगे वो बहुत दूर तक आगे जाएगा. ठीक है, आप में से कुछ लोग हिल स्टेशन में गए होंगे, मनाली वगैरह में, तो वहां पे क्या करते हैं, ट्यूब में बैठा देते हैं, एक टायर ट्यूब लेते हैं और उसमें बैठा देते हैं और बहुत ऊपर से रिलीज कर देते हैं. तो क्या होता है कि जो ये जो डिस्टेंस है ये तो कम होता है जिससे वो नीचे गिरा देते हैं एकदम से, लेकिन वो जब इंसान जाता है तो वो बहुत दूर तक आगे जाता है. क्यों? क्योंकि दैट ऑब्जेक्ट wants to maintain the same height and distance from which it was released earlier. तो ये नोटिस किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है. लेकिन फिर देखा कि ऐसा हो तो नहीं पाता हमेशा के लिए. कि ऐसा कभी हुआ है कि आपने बॉल छोड़ दी, ऐसे सुबह आप स्कूल जा रहे हो या आप मान लो अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो सुबह आपने क्लासेस लेने से पहले एक ऐसे ट्राइंगुलर शेप चीज बनाई, उसमें बॉल छोड़ दी, और अब जब आप 12:20 पे अपनी सारी क्लासेस खत्म करोगे तब तक वो बॉल वही मोशन मेंटेन करेगी. क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा तो नहीं हो पाएगा. वाई? चाहते तो ऐसे ही है, आइडियल सिचुएशन तो यही है, टेंडेंसी तो यही है, मतलब इच्छा तो यही है, लेकिन हो नहीं रहा ऐसे. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फोर्स हैं जो ये मेंटेन नहीं होने देना चाहते. व्हाट आर दीज एक्सटर्नल फोर्स इन दिस कंडीशन? पहला तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये चीज मेंटेन नहीं होने देना चाह रहा. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा? जब रिलीज कर रहे हैं तब तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब ऊपर जा रहे हैं तो मोशन को अपोज कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराना चाह रहा है. तो उसकी स्पीड जो है वो धीरे 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 ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे कर रहा है जब वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तेज कर रहा है, लेकिन फिर ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको धीरे कर दे रहा है. पहला एक्सटर्नल फोर्स कौन हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स. दूसरा एक्सटर्नल फोर्स कौन हुआ भाई? इसमें मैं चलता जा रहा हूँ उस बर्फ में, मैं स्किट करते हुए आगे जा रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वो स्किटिंग जो है वो कम हो जाएगी. बाय बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स. राइट. फ्रिक्शनल फोर्स एक और एक्सटर्नल फोर्स है जो ये चाह रहा है कि यार ये बहुत दूर तक आगे ना जाए, ये रुक जाए. तो क्या पता चलता है?
कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी सप्लाई करता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी सप्लाई करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट तो चाहती है कि वो इनफाइनाइट टाइम तक उस एनर्जी का यूज करते रहे और मोशन में रहे। लेकिन कुछ ऐसे बाहरी फोर्सेस हैं जो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा खा लेते हैं और अपने लिए कंज्यूम करके रख लेते हैं, है ना। उस एनर्जी का कुछ पोर्शन यूज कर लेते हैं और अपने लिए रख लेते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, जो एनर्जी मैंने ऊपर से फेंक के इसको प्रोवाइड कर दी, उस एनर्जी का कुछ पोर्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ने खा लिया और कुछ पोर्शन फ्रिक्शनल फोर्स ने खा लिया। तो एनर्जी जो है ये ना ही क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। एनर्जी कभी क्रिएट होती है क्या? कोई आपसे पूछे भाई एनर्जी क्रिएट होती है? क्रिएट नहीं होती, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये जस्ट ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन, संरक्षण। एनर्जी कभी भी बनाई नहीं किसी ने, क्रिएट नहीं हुई, ट्रांसफर हुई फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेचर में एनर्जी पहले से थी, ठीक है। नेचर एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यूनिफॉर्म यूनिवर्स में सारे जो भी चीजें हो रही हैं दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सन, वाटर, सॉइल, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरीली सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको प्लांट्स यूज करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, इनको एनिमल्स और ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं फॉर देयर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स और ह्यूमंस अपना अपना वर्क डन करते हैं, है ना। एनिमल्स तो भाई सिंपल सादा जीवन जीते हैं, लेकिन ह्यूमंस को तो बहुत ज्यादा अच्छा लेविश जीवन जीना है, लग्जरियस जीवन जीना है। तो ह्यूमन अपनी एनर्जी अलग अलग चीजों में वेस्ट करता है, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली भी क्या होता है, हमको भूख लगती है, हम दोबारा से खाना खाते हैं, फिर हम एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। फिर एनर्जी आती है हमारे अंदर, फिर कुछ कुछ अलग अलग टाइप के टास्क करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी डेथ भी सर्टेन है। तो जब हम इस दुनिया से निकल जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स थे, एयर, वाटर, सॉइल, जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई थी, वो दोबारा से इसी यूनिवर्स में आ जाते हैं। और ये एक प्रोसेस कैसा हो जाता है, साइक्लिक। तो समझो एनर्जी का खेल क्या है। किसी ने क्रिएट नहीं करी, किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं करी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, वो लॉस क्या होता है, अलग अलग जगह पे अपनी एनर्जी को डेविएट कर देगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई आप कंसंट्रेशन से पढ़ो। कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी एक जगह फोकस्ड रहेगी, उससे जो आपका आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अब आप क्लास भी ले रहे हो, सेशन भी ले रहे हो, वीडियो ऑन भी करके बैठे हो, बुक भी लेके बैठे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो आपकी एनर्जी कैसी होगी, स्कैटर्ड। और कभी भी स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी प्रोडक्टिविटी को लीड नहीं करती, डिस्ट्रक्टिविटी को लीड करती है, ठीक है। सब लोग पढ़ते हैं भाई, सबको सेम टीचर दिव्यांश शर्मा ने फिजिक्स पढ़ाई, लेकिन कोई तो टॉप कर देगा, कोई पास भी नहीं हो पाएगा। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि आप इंटेलिजेंट या आप इंटेलिजेंट नहीं हो, नालायक हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट ना ही इंटेलिजेंट होता है ना ही नालायक होता है। होता यह है कि आपकी एनर्जी फोकस्ड नहीं होती। जो अच्छे मार्क्स ला रहा है उसकी बस एनर्जी फोकस्ड है, आपसे कुछ स्पेशल नहीं है, एनर्जी फोकस्ड है। सो ट्राई टू फोकस योर एनर्जी व्हेनेवर यू आर डूइंग योर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, राइट। तो भाई ये गैलीलियो ने डिस्कवर किया। उसके बाद इन्होंने कंसेप्ट निकाला, इन्होंने कहा यार जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, सिंपल सी बात। जो ऑब्जेक्ट मोशन में चली आ रही है वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो ये अपने इस रेस्ट और मोशन को मेंटेन रखते हैं, ये चेंज नहीं होना चाहते। इनकी इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Any object wants to maintain its state of rest or its state of motion. This tendency of an object to resist the change, this tendency of an object to resist the change is known as inertia. Object की tendency to resist the change is known as inertia. Inertia कहलाएगा वो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसपे वो मेंटेन कर सके अपने मोशन को या अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को, उसको इनर्शिया कहेंगे। आपने कभी इनर्शिया फील किया है क्या किसी चीज में? आप चैट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको लग रहा हो कि आपने कभी इनर्शिया फील किया है किसी चीज में, कि सर मैं जानता हूँ इनर्शिया क्या होता है और सर मैं आपको बताता हूँ कि इस कंडीशन को मैं इनर्शियल कहूंगा। तो अगर आप में से किसी को पता है चैट सेक्शन में फटाफट से बताओ। आपके एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, मैं तो एग्जांपल दे ही दूंगा।
sir, I have felt. ओके बताओ कब? So when we are traveling in a vehicle, and then when suddenly our car stops, then we feel that we have come to forward direction. Then that is inertia, because the body wants to remain in motion, but when it stops, then due to that inertia, we may fall in forward direction. But when the car starts, we fall in the backward direction. That is also the example of inertia. Right, great. So what's your name? Sir, Manya. Okay, so Manya explained very beautifully. Manya has given the example. Similarly, Rohit also said that, sir, we have an example of inertia. Piyush mentioned that while traveling in a bus, same to Manya. And Piyush again mentioned that when the car turns in another direction. So those students who have not understood what is inertia, let me give an example, simple example. हिंदी में समझाता हूँ अगर आपको थोड़ी सी वैसे भी प्रॉब्लम है तो. अ बॉल इन द डॉर, हाँ बॉल का भी एग्जांपल है, ठीक है. मेरे को कहीं जाना है, ठीक है, और मेरे को बाइक में जाना है, ठीक है. तो जब मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एकदम रेस्ट पे हूँ और बाइक पे बैठा. जैसे ही मैंने फर्स्ट गियर लगाया, मैंने रेस बहुत तेज दे दी, मान लो बहुत तेज रेस दे दी, एकदम से फर्स्ट गियर लगाया, क्लच छोड़ दिया, तो होगा क्या, मेरी बॉडी एकदम पीछे को धक्का अपने आप को देगी, ठीक है. पहली कंडीशन. यानी क्या, जब मैं रेस्ट में से मोशन में जाना चाहता था, माय बॉडी ट्राइड टू पुश मी बैकवर्ड्स, मेरी बॉडी ने मुझे बैकवर्ड पुश करना चाहा, राइट. अब दूसरा केस, मैं मोशन में आ चुका था, मैं बहुत आराम से चल रहा था, अब मेरे को स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी मैंने, 60-70 किलोमीटर पर आवर कर दी, क्योंकि एकदम रोड खाली है, आराम से चल रहा हूँ. और अब एकदम से क्या हुआ, एकदम से रेड लाइट आ गई. अब रेड लाइट आ गई तो रुकना पड़ेगा, वरना ट्रैफिक रूल्स ऑबे नहीं होंगे. मैंने एकदम से सडन ब्रेक मार दिया. अब सडन ब्रेक मारा तो इस केस में क्या हुआ, अब मैं ऐसे पीछे नहीं गया, मैं एकदम आगे जाके गिरा. यानी इस केस में मैं कहाँ आया, फॉरवर्ड्स. बैकवर्ड्स नहीं आया, फॉरवर्ड्स आया. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी ना बड़ी अमेजिंग सी हैबिट अटेन कर लेती है. जब हम रेस्ट में होते हैं तो बॉडी कहती है कि पीछे ही रहे, रेस्ट पे ही रहे, और अगर आगे जाने लगते हैं तो बॉडी पीछे को धक्का देती है, पीछे जाना चाहती है. और जब हम मोशन में आ जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी एकदम से मोशन को अचीव कर चुकी होती है, और ब्रेक लगती है तो बॉडी कहती है भाई आगे ही चल, मोशन तू तो मोशन कर रहा था, तो एकदम से बॉडी फॉरवर्ड जाना चाहती है. एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कार चला रहा हूँ, मैंने फटाफट से एक राउंड मारा, मतलब मैंने ऐसे लेफ्ट घुमा दी एकदम तेजी से कार. अब कार जब ऐसे लेफ्ट घूम रही है ना, तो बॉडी को क्या लग रहा है कि भाई अपने को तो सीधा ही चलना था, क्योंकि बॉडी थोड़ी ना घूम रही है, कार घूम रही है, तो बॉडी ऐसे जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि कार तो यहाँ जा रही है और बॉडी ऐसे जा रही है. तो मतलब आपने कई बार देखा होगा कि मूवी में कि ऐसे टर्न लेता है तो इंसान ऐसे ऐसे जाता है, और जब ऐसे टर्न लेता है इस तरफ तो इंसान ऐसे जाता है ना. तो जब हम यहाँ पे हमारी कार जा रही है तो बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 हो रहा है. लेकिन जब कार यहाँ पे जा रही है तो बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, ऐसे. यानी कि अगेंस्ट द मोशन, आवर बॉडी इज अगेंस्ट द चेंज. अगर चेंज बेटर वर्ड कहूं तो बेटर है, यानी आवर बॉडी रेजिस्ट चेंज. सो एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स रेजिस्ट चेंज. चेंज इज वेरी वेरी टफ टू अचीव, ठीक है, बहुत ही टफ है चेंज अचीव करना. इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो, कारपेट आपके घर में होगा, मैट होता है घर में, डोर मैट्स होते हैं, उसमें धूल जम जाती है क्योंकि सब लोग उससे अपने पैर साफ करके ही अंदर आते हैं, ठीक है. अब ये धूल जो है ना, ये अपने आप साफ थोड़ी ना होती है, इसको या तो मम्मी झाड़ू लगा के साफ करेंगी, या फिर इसको बहुत जोर जोर से ऐसे पटकेंगी जमीन में ताकि इसमें से धूल निकल जाए. अच्छा, एक बारी में धूल भी नहीं निकलती, बहुत ही जिद्दी होती है धूल. तो क्या होता है कि that particles of dust has maintained the state of inertia to be at rest in this doormat. यानी दो जो मैट में डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ये मेंटेन कर चुके हैं कि अपने को यहीं पे रहना है, यहाँ से निकलना नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है. एक और एग्जांपल दे देते हैं. बस वाला एग्जांपल तो सेम कार वाला हो जाएगा कि जैसे ही आप बस में एकदम से बस रुकती है तो बस में आप एकदम आगे जाके झटके से गिरते हो, ठीक है. इस तरीके से कैरम है, कैरम में जब आप ऐसे हिट करते हो अपने डाइस को तो क्या होता है कि भाई आप हिट करते हो तो कॉइन पे ऑब्जेक्ट जो है वो कॉइन पे जब हिट करता है आपका कैरम का स्ट्राइकर, तो क्या होता है कि वो इनर्शिया मेंटेन करके रखना चाहती है जो आपकी दूसरी
यूज कर रहे हो आप अपने डॉट्स को, ठीक है। तो वो भी एक इनर्शिया का एग्जांपल है। एक मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जिससे आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। जब आप पहले ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अपने स्कूल में रोज आते थे, तो आपने एक काइंड ऑफ रूटीन सेट कर लिया था कि भाई मैं सुबह 8 बजे स्कूल आऊंगा, 2 बजे स्कूल से छुट्टी होगी, 2:30 बजे तक स्कूल से घर आऊंगा, 4 बजे तक रेस्ट करूंगा, 4 के बाद 6 बजे तक पढ़ाई होगी, फिर 2 घंटे मैं खेलूंगा। तो ये आपने एक रूटीन सेट कर लिया था, ठीक है। अब एकदम से पेंडेमिक आया, और पेंडेमिक आते आते ही 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, 21 डेज का लॉकडाउन हो गया। अब जब 21 डेज का लॉकडाउन हुआ, तो आप लोगों को तो ज्यादा दुख हुआ नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या लगा होगा कि चलो ठीक है, कोरोना तो एक तरफ है, अपने को अब स्कूल नहीं जाना, 21 दिन तक छुट्टी हो गई 21 दिन की, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अच्छा सा लगा होगा कि भाई 21 दिन की छुट्टी हो गई, चलो अब स्कूल नहीं जाएंगे, 21 दिन बाद जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा था कि ये बात महीनों तक जाएगी। ये एक इनर्शिया मेंटेन कर चुकी थी आपकी बॉडी की भाई रोज स्कूल जाना है और स्कूल जाने के बाद पढ़ाई करनी है। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ, तो काफी लोग जो है परेशान हो गए, ठीक है। वो अडेप्ट नहीं कर पाए इस चेंज को, क्योंकि बॉडी रेजिस्ट कर रही थी। बॉडी कह रही थी कि भाई रोज स्कूल जा, आपके पेरेंट्स को बोल रही थी रोज ऑफिस जाओ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बोल रही थी रोज वॉक पे जाओ, लेकिन सबकी बॉडी रेजिस्ट कर रही थी चेंज को, ठीक है, कि भाई रोज घर पे बैठना है, बाहर नहीं निकलना, सामान लेने जाना है बस, और कहीं नहीं जाना। तो यहाँ पे चेंज के प्रति हम लोग रेजिस्टिव थे। तभी तो कई लोगों को मेंटली काफी इशू आने लगे कि भाई लॉकडाउन में वो लोग मेंटली परेशान होने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब जब जब आप इस सिचुएशन से ऑनलाइन क्लासेस में आए, तो फिर एक और इनर्शिया मेंटेन था रोज की, भाई क्लास तो लेनी नहीं है, आराम से बैठना है, ठीक है। तो वो भी एक इनर्शिया मेंटेन था आपके आसपास। जब क्लासेस लेने आए आप, तब आपकी बॉडी भी रेजिस्ट कर रही थी चेंज को। काफी बच्चों ने बोला भाई ये क्या हो रहा है यार, अब फोन में टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। काफी पेरेंट्स ने भी बोला होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, अब फोन में टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चे समझेंगे कैसे। लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या होने लग गई, इस चेंज के भी, ये जो आपके चेंज था जिसको ये पहले रेजिस्ट कर रही थी, अब इसके अडेप्टिव होने लग गई, अडेप्टिव होने लग गई। अब आपको पता है कि भाई टीचर कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आपने कैसे ऑनलाइन पढ़ना है, और अब आप धीरे धीरे चीजें भी समझने लगे। अब जब दोबारा हम लोग ऑफलाइन सिस्टम में आएंगे फ्यूचर में, तो दोबारा आपकी बॉडी कहेगी ऑनलाइन ही बढ़िया था, घर पे बैठो आराम से पढ़ो, उसके बाद अपना पूरा काम करो। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इनर्शिया, दिस इज द नेचर ऑफ इनर्शिया। वी रेजिस्ट चेंज, हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम वो चेंज को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो हम उसी जोन में बन जाते हैं। अब हम दूसरे चेंज को रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि योर बॉडी शुड बी अडेप्टिंग गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स अडेप्ट करना चाहिए आपकी बॉडी को। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छी हैबिट अडेप्ट नहीं करोगे, खराब हैबिट्स को अडेप्ट कर लोगे, तो आपकी बॉडी क्या है, अडेप्टिव बन गई, रूटीन सेट कर लिया, तो उसको चेंज करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि भाई जब आप स्कूल लाइफ में हो ना, तो आपको वो चीजें करनी चाहिए जिन चीजों में अगर आपने इनर्शिया गेन कर लिया, यानी उनको मेंटेन करके रख रहे हो, और किसी और चीज के लिए रेजिस्टेंस हो, तो आप बहुत ही फोकस्ड तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अगर दिन में 1 घंटा नहीं पढ़े, तो उनको अजीब सा फील होने लग जाता है। जैसे मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है कि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, नॉट टेक्स्ट बुक्स, बट मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता हूँ। अगर मैं दिन में 5 से 6 पेज ना पढूं नॉवेल्स के, तो मुझे ना दिमाग में एक अजीब सा हेडेक सा होने लग जाता है कि मैंने क्या नहीं किया, आज क्या पार्ट मिसिंग है। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आई रेजिस्ट चेंज ऑफ नॉट टू रीड, ठीक है। वहीं अगर कोई पढ़ता ही नहीं है, उसको एक दिन 3 घंटे पढ़ने लग जाए, तो दैट विल बी रेजिस्टिव टू दैट बॉडी। क्या बोल रहे हो आप, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बताओ। Can I give one more example of inertia? Yes, sure, you can give example. So, for example, the falling of fruits from trees, that also shows inertia. Right, Because right. when we, yes, sir. बोलो So बोलो आगे because बोलो। when we exert force on tree, then that tree gains the inertia of motion. But that fruit it has the inertia of rest. That is why it falls down. Exactly, right. So she is saying कि जब हम ट्री से किसी फ्रूट को प्लग करना चाहते हैं, तो भाई फ्रूट ने तो इनर्शिया मेंटेन करके रखा हुआ है कि भाई मेरे को इससे स्टिक्ड रहना है। लेकिन जैसे ही हम ट्री को मोशन में लाते हैं, फ्रूट कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को मोशन में नहीं आना, हम और तेजी से ट्री को शूट करते हैं, या इवन अगर स्टिक से मार रहे हैं फ्रूट को, तो वो टूट जाएगा। दिस इज बिकॉज
दैट फ्रूट हैज मेंटेन्ड द स्टेट ऑफ इनर्शिया, तभी वो उससे स्टिक्ड है। तो इनर्शिया ऐसा नहीं खराब चीज है, इनर्शिया बहुत अच्छी चीज भी है। अगर सही चीज के लिए आप रेजिस्टिव हो तो वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपने गलत चीजें करना स्टार्ट कर दिया और आपकी बॉडी उन्हीं को अडेप्टिव बना चुकी है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे बोलते हैं कि भाई ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। भाई क्यों बोलते हैं ऐसा? ओबेसिटी नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉडी ओबेसिटी एब्जॉर्ब करने लगेगी, फैट एब्जॉर्ब करने लगेगी, तो अब आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी फैट एब्जॉर्ब करने की। एक बार अगर वो फैट जो है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया और आदत जो है वो बन गई, तो उस चीज को रेजिस्ट करना, उस चीज को बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी बॉडी वही मेंटेन करके रखेगी कि भाई आराम से बैठना है, ठीक है। तो इनर्शिया जो है वो डेविल भी है और इनर्शिया जो है वो बून भी है, दोनों ही चीजें हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर टेकिंग इट, राइट। यस, न्यूटन आल्सो हैज गिवन a lot of contribution in calculus, but मृदुल कैलकुलस थोड़ी सी अलग चीज है, not to discuss right now। आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ है कैलकुलस में, और जब आप 9th के पोर्शन को 11th में पढ़ते हो तो आप कैलकुलस का बहुत सारा पार्ट यूज करते हो। तो इसे इट वाज नॉट कंट्रीब्यूशन ऑफ जस्ट वन, इट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल पीपल who has given a complete set of calculus, right। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपने पूछा है ना तो मैं इसके ऊपर या तो वीडियो बनाऊंगा या कुछ करूंगा, बट नॉट इन सेशन, अदरवाइज सेशन पूरा मिस हो जाएगा, राइट। राइट, न्यूटन्स क्रेडल इज एन एग्जांपल, राइट 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 राइट। न्यूटन्स क्रेडल कुछ लोगों ने बनाने के लिए भी बोला था प्रोजेक्ट में, तो आपने बनाया है तो उसका वीडियो आप शेयर कर देना क्लास टीचर से, जिस भी फॉर्म में वो ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। कि मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है भाई, ठीक है। इसको समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल टेबल है मान लो आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास है ट्रेन, मतलब आपके पास तो क्या ट्रेन है एक आपके घर के बाहर स्टेशन पे ठहरी हुई है। मैं बोलता हूँ कि इनमें से किसी एक चीज को पुश करके शिफ्ट कर दो, तो आप किसको चूज करोगे? जाओगे और टेबल को पुश करोगे और उसे शिफ्ट कर दोगे। ट्रेन के बारे में आप सोचोगे भी नहीं, ट्रेन के बारे में आप सोचोगे भी नहीं। तो ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से आपको किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, और ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से आपको किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कम लगाना पड़ता है? तो भाई एक कॉन्सेप्ट आता है मास का। व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर है वो मास है। मास इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेट। डोंट कंसीडर वेट एज मास। वेट जो है आगे एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। तो वो ग्रेविटी और मास दोनों का प्रभाव है। वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, बट मास इज ओनली अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी। जितना ऑब्जेक्ट में, जितना बॉडी में मास ज्यादा होता जाता है, ज्यादा होता जाता है, उतना ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जो है अपने रेस्ट के स्टेट को अच्छे से मेंटेन करना चाहती है, मेंटेन कर लेती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 118 में एक लाइन लिखी हुई है, heavier or more massive objects offer large inertia. Quantitatively, inertia of an object is measured by its mass. Heavier objects offer more inertia. Why they offer more inertia? Because they have more mass. So if an object has more mass, it will offer more inertia. जितना ज्यादा mass, उतना ज्यादा inertia. एक और लाइन लिखी है, mass of an object is measure of its inertia. mass जो है वो इनर्शिया का ही मेजर है, इनर्शिया का ही आउटकम। जितनी ज्यादा बॉडी इनर्शियल, यानी उतना ज्यादा उस बॉडी का मास होगा। धूल को हटाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसी मैट में मान लो, उसी मैट में कोई आपके बड़े भाई बड़ी बहन खड़ी है, तो क्या होगा? उनको हटाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाय बिकॉज लार्जर द बॉडी, मोर द मास, द टफर इट विल बिकम in order to change the state of motion or to change the state of rest. इसलिए inertia और mass इन दोनों को interdependent माना जाता है। inertia and mass
आर इंटरडिपेंडेंट। और ये लाइन भी लिख लो कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसके इनर्शिया का एक मेजरमेंट है, एक आउटकम है, राइट। इनर्शिया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इनर्शिया अभी भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि किस तरीके कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। रियल लाइफ एग्जांपल जितने ज्यादा आप कोट करोगे, जितने ज्यादा आप बुक के बिना समझोगे, उतना ज्यादा आपको इनर्शिया समझ में आएगा। तो एक होमवर्क आ जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज इनर्शिया। पहली चीज। दूसरी चीज ये आ जाती है, राइट डाउन सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फॉलोइंग इनर्शिया। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द relation between inertia and mass। inertia और mass के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो और आपके बोर्ड पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो वहां पे भी जाके देख सकते हो। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि दोबारा से शेयर कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपको जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया था वो किया है आप लोगों ने? एक साथ मैं होमवर्क आपसे मांगूंगा, एक साथ आपसे पूछूंगा, और इवन जो होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे उन सबका मैं ओपन डिस्कशन करूंगा हर क्लास के बाद। ओपन डिस्कशन का मतलब ये है कि आप में से किसी भी स्टूडेंट से मैं माइक ऑन करवा के इसके बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ कि भाई होमवर्क के जो क्वेश्चंस थे उसमें से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ, आपने क्या लिखा है, क्या किया है, ठीक है। तो आपको होमवर्क जो है वो रिलीजियसली करना है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितना आप इनके बारे में लिख के देखोगे उतना बढ़िया रहेगा। और चीजों को लिखें, आप खुद से लिखें, ऐसा नहीं कि आप बुक से उतार दें अपने। मैं जब भी आपको एग्जांपल देने की ट्राई करता हूँ वो इस तरीके से ट्राई करता हूँ कि आप उसे रिलेट करो। इस तरीके से जब आप खुद लिख रहे हो तो आपको क्या करना होता है, पहले तो आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करने होते हैं। एक बार राइटिंग का बता देता हूँ। टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आपको कुछ मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्निकल वर्ड्स का मतलब है कि दोज वर्ड्स विच आर एक्सप्लेनिंग योर कॉन्सेप्ट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स को जो वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि इनर्शिया बोल रहा हूं, तो अगर आपने इनर्शिया को बोला ही नहीं कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, रेजिस्ट इज द की वर्ड, तो वो टेक्निकल वर्ड हो गया। जब आपने टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया, अब उसके बाद आप उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दो। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला व्हाट इज वेलोसिटी, आपने ये लिखा ही नहीं, इट इज रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज इज द टेक्निकल वर्ड, ठीक है। तो आपको टेक्निकल वर्ड को लिखना है, यूज करना है, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं उसको रिलेट करने के लिए, तभी आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव होंगी। अदरवाइज आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी, राइट। तो अब हम किस सिचुएशन में आ चुके हैं? अब उस सिचुएशन में आ चुके हैं जब हम मोशन को तो पढ़ चुके थे, मोशन के रीजंस को पढ़ रहे हैं। तो मोशन और रेस्ट दोनों के रीजंस को पढ़ रहे हैं। मोशन क्यों होता है, रेस्ट क्यों होता है। तो हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी एक्ट करेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी एक्ट करेगा, देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज जो होगा वो तभी होगा जब हम ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को ओवरकम कर देंगे। ये भी एक चीज है। अब जैसे ट्रेन है, ट्रेन को तो पुश कर पाना मेरे लिए तो असंभव है। आप, मैं अपने साथ साथ 5 स्टूडेंट्स को और ले चलूं तो शायद तब भी मूव नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज़ वी आर नॉट एबल टू ओवरकम द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रेन। तो मोशन तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर देते। जिस तरीके से कोई चीज मूव कर रही है, मान लो अब वो ट्रेन चलने लग गई और मैं बोलूं कि भाई पीछे से पकड़ लो, इसको रोक दो, तो वो भी नहीं होगा, है ना।
तो मोशन कब हो रहा है या रेस्ट कब आ रहा है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को ओवरकम करते हैं। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं मोशन में? क्यों? why we are not able to stop, why we are able to move? This is because of the presence of external unbalanced force acting on an object which is trying to overcome the state of inertia of a body so that the body can move. इतना हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन हम करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। अब ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तो हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो क्यों करना है और कैसे करना है, रेस्ट पे लाना है तो कैसे लाना है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उन पे लाने के लिए रोल ऑफ मास, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सारे पैरामीटर्स का क्या रोल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को करने के लिए, उसके मोशन के रेट को चेंज करने के लिए, घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिस्क्राइब किया था। आप अगर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर टाइम है, आप पढ़ेंगे, आपकी अब सैटरडे क्लास नहीं है, संडे आपकी छुट्टी है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पेज नंबर 118 से एक बार पढ़ लेना। होमवर्क में लिख लेता हूँ, रीड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ताकि ना आपको जब मैं समझा रहा हूं तो आपको कम से कम डेफिनेशन तो क्लियर हो। उसके बाद अगर डेफिनेशन क्लियर है, आपने कुछ पढ़ा है, तो चीजों को समझने के लिए टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। समझ में? So this is all which I wanted to explain in today's session. If you have any kind of doubts, you can mention in the comment section, chat section, or you can also mention on over WhatsApp, and we will have a common discussion after this chapter of concepts कि अगर कोई भी doubts आपके रह जाते हैं तो एक common discussion होगा। देखो doubts तभी आएंगे जब आप पढ़ाई करोगे, या doubts तब आएंगे जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो कोई चीज समझ नहीं आएगी। दोनों ही केस खतरनाक है। ज्यादा पढ़ाई करो, डाउट्स आए उन्हें खुद रिजॉल्व करने का ट्राई करो और फिर मेरे पास आओ। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है जो आप ऑप्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू लर्न मोर एंड मोर, राइट। सो इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आएगा। रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आपको इवनिंग में रिकॉर्डिंग्स रोज मिलती हैं जैसे कि होता है, तो इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो इवनिंग में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, राइट। So closing this session, see you in the next one, right?